राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्वागत है बच्चों हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में। तो आज जो हमारा पुराना टॉपिक था उसके बारे में जो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी है उसको दोबारा से डिफाइन करके बताते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरेनियस इक्वेशन और रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए भी क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है बच्चों, यानी कि ये जो एनर्जी दिख रही है आपको यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी है। तो क्या कहते हैं इसको, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecule must have in order that collision between them may be effective। मतलब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो क्या चाहिए मॉलिक्यूल को चाहिए, जैसे हमने कल भी बताया था भाई, जो मॉलिक्यूल को चाहिए फॉर कोलिजन के लिए, जैसे भी कोलिजन इफेक्टिव हो जाए उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। फिर कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर खुद की पोजेस की हुई होती है, लेकिन इतनी तो उसने खुद ने पोजेस की है, लेकिन जो ये वाली रहेगी एनर्जी हमारी, इतनी एनर्जी, इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो किस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reactant molecule so that their energy becomes equal to the threshold energy। यानी कि जो इस ये बैरियर है, मान लीजिए भाई बच्चों ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। तो जो ये एनर्जी बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, मतलब इतनी रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी थी स्टूडेंट्स, इतनी एनर्जी खुद की थी, लेकिन उसको इतनी एनर्जी और चाहिए ताकि ये एनर्जी किसके बराबर हो जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जो ये एनर्जी चाहिए हमें, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये ग्राफ किसका है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रोडक्ट है रिएक्टेंट, तो ये किसकी थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस की हमारी रिएक्शन था। तो ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो एक इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट के अंदर जो हमारा क्या था, एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला मैं बता दूं कि जिसके ऊपर रेट क्या करती है, एक्चुअली डिपेंड करती है। उनमें से एक दो फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया और एक दो हमारा जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट है वो हमने आज करना है। उससे पहले ये फॉर्मूला आता है हमारा, क्या हो जाता है, K इज इक्वल टू पी, ठीक है, जेड ए बी, और क्या आ गया, ई रेट टू पावर ई ए बाय में आर टी। अब यार ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट है, ये आप लोगों को पता होगा, ये रेट कांस्टेंट आ गया। उसके बाद कल हमने देखा था भी क्या, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो ये क्या है हमारा स्टूडेंट, ओरिएंटेशन फैक्टर है। उसके अलावा ये क्या था हमारा, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी जो हमने पढ़ी थी भी, नंबर ऑफ कोलिजन थे पर सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो थे उसको हमने क्या कहा था, उसको बोला था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये हमारा क्या है बच्चों, ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, यानी कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर है। तो ये चीज थी हमारी, तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी थी तो इसको हम अब स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप लोगों ने देखा होगा भी, ये चीज थी हमारी रेट कांस्टेंट के ऊपर। अब किस किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन। हमने देखा था भी ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो तो भी नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता, कोलिजन नहीं इफेक्टिव होंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। और ये हमारा टेम्परेचर है भी, टेम्परेचर का इफेक्ट हम पढ़ते हैं, रिएक्शन की टेम्परेचर कम है ज्यादा है, तो इस तरह से पढ़ते हैं हम। तो आज हम देखते हैं बच्चों क्या, अरेनियस इक्वेशन, यानी कि अरेनियस नाम के साइंटिस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसके फिर हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा कंपटीशन एग्जाम के लिए, और वैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या होता है अरेनियस इक्वेशन, यानी कि जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो क्या होता है, जो इन दोनों फैक्टर हमने लिखे थे, इन दोनों फैक्टर को मिला के एक फैक्टर बना दिया जाता है। क्या होता है वो, जो हमारा के है, स्मॉल के इज बराबर हो जाता है ए, इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल का मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल के आगे लगने वाला प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इसका फॉर्मूला क्या है, ई ए बाय में आर टी। तो आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स क्या क्या है, ए क्या है हमारा, के क्या है हमारा, के हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। इनके बारे में आप लोगों ने लिखना है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी एग्जाम, रिटन एग्जाम दे रहे हो तो ये चीजें आप लोगों को बतानी होती हैं। तो इससे एक तो क्या होगा, आपका जो पेज है वो भर जाते हैं, दूसरा उनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो फिर ये क्या हमारा सभी को पता होगा, एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास। उसके अलावा और क्या है इसके अंदर, और हमारे पास क्या हो गया, ए है,
ए हमारा क्या है बच्चों, ए हमारा अरेनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ए हमारा क्या होगा, अरेनियस, अरेनियस हो गया, यानी कि अरेनियस कांस्टेंट मान लेते हैं हम, या इसको मैं क्या कहता हूं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और के अंदर लिख देते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था स्टूडेंट्स। उसके बाद आर क्या है हमारा, रियल गैस कांस्टेंट है, रियल गैस कांस्टेंट है, और उसके बाद से पहले हमारा क्या है टी, टी हमारा क्या है, कोई भी टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। तो ये चीज थी हमारी, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए था स्टूडेंट्स भी। ये था हमारा क्या, और इसके अंदर जो रेट है, रेट और किसके वर्सेस, टाइम के वर्सेस में बनाऊं तो आप लोगों को पता था, हमने पहले भी मैंने डिस्कस किया था भी जैसे जैसे आप क्या करोगे, ये तो सिंपल सी बात थी, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट कांस्टेंट के बारे में आया था या रिएक्शन रेट के बारे में आया था। तो क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारी क्या हो जाती है रिएक्शन, जो हमारा क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वैसे वैसे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वैसे हमारी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये था, लेकिन ये ग्राफिकल मेथड नहीं है बच्चों, ये तो हमारा वैसे था आप लोगों को डिफाइन करने के लिए। तो आगे देखिए जो मेरा ग्राफिकल मेथड है उसके अंदर मैं बात करता हूँ भी क्या क्या चीजें हैं। तो ये तो बस ये बताने के लिए था भी टेम्परेचर जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये फैक्टर डिक्रीज करेगा, ये फैक्टर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब ये फैक्टर कम होता जाएगा, फैक्टर कम होगा तो ये फैक्टर ज्यादा होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। क्या कह रहा हूं मैं एक बार फिर समझिए भाई, 1/t है। अब आप ये सोचिए भी ये 1/t है, यानी कि जो नीचे की जितनी पावर ज्यादा होगी वो फैक्टर, ये फैक्टर उतना ही ज्यादा कम होगा, उतना ही ज्यादा कम होगा तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, और यदि माइनस में आ जाए तो और भी इफेक्टिव हो जाता है। तो ये चीज है, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा ये वैल्यू कम होती जाएगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी और रेट हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज होगा। या फिर मैं ग्राफ के दोबारा समझना चाहूं तो इसी इक्वेशन को लेके चलता हूं, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं। अब ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। उसके बाद मैं क्या करूं स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोगों को पता है मैंने क्या ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, यानी लिखेंगे आप यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड आपने क्या कर लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग के अंदर क्या होता है, दो प्रकार के लॉग होते हैं, मैंने बताया था, एक नेचुरल लॉग है और एक क्या होता है एंटी लॉग है। और यदि इस लॉग को हमने इसकी फॉर्म में लिखना है तो हम इसके नीचे ई लगा देते हैं स्टूडेंट, इसलिए। लेकिन मैं ln से लिखता हूँ, ln k हो जाता है। अब यहाँ पर m ये क्या हो गया, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो दोनों को अलग लिखता हूँ, log m प्लस में log n वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लगा दी स्टूडेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने क्या करना, आप लोगों ने सुना भी होगा या पता भी होगा भी किसी की भी पावर है, यदि वो एक्सपोनेंट की पावर है कुछ भी हो, वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, पहले तो मैं लिखता हूँ ln k, यहाँ पर तो ln k लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ln a ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये e a बाय में rt आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये क्या चीज हो गई, तो यहाँ से देखिए भी क्योंकि ln e है, जो ln e होता है हमारा, ये क्या होता है, इनकी वैल्यू कैसे बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इतना था। लेकिन मुझे जो ग्राफ है एक्चुअल में जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा हमारा किसके बारे में, लॉग, जो हमारा लॉग k है और 1 वर्सेस में 1/t के हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है, और जहां से सीधे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कई बार वहां पर स्लोप की वैल्यू दे दी जाएगी, लेकिन जब तक आपको ये इक्वेशन याद है तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो 2-3 इक्वेशन बनती है, या तो उन फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कीजिए या इस मेथड को याद रखिए ताकि आपको आसानी रहे, आगे जाके कोई डिफिकल्टी ना आए आप लोगों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने लिख लिया ln, अब इसको मैं किसके लॉग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉग है तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 2.303 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो ये यहाँ से 2.30 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए भाई, यहाँ पर क्या आएगा 2.303 RT आ जाएगा। और RT आ गया तो उस RT को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या करते हैं, y = mx + c वाली इक्वेशन बनाएंगे हम। तो इस तरह से मुझे क्या बनानी है, y = mx + c वाली इक्वेशन बनानी है। तो किस तरह से बनाऊंगा मैं स्टूडेंट्स, वो देखिए एक बार ये जरूर समझना है कि कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2.303 आ जाता स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आता
और यहाँ पर भी 2.303 आता है। तो अब ये आ गया, तो मैंने क्या कर दिया 2.303 से इन सभी को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर है नहीं था तो यहाँ पर 2.303 आ जाता है। ये चीज बता रहा था मैं। अब इस इक्वेशन को आप लोगों ने याद रखना है और फिर इससे आगे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। उससे पहले मैं इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा बताया था उसके बारे में भी। जो हमने क्या पढ़ा था, जो 10th क्लास थे वहां पर आप पढ़ते थे y = mx प्लस में c। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके और इसके वर्सेज में हमारा ग्राफ होता था, ये स्लोप होता है और ये क्या होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है। इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरे पास क्या लिख देता हूं मैं, उसी की फॉर्म में लिखता हूं, log k था हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में मेरा क्या है -2 ये क्या ई ए अपॉन में 2.303 r इनटू में क्या कर देता हूँ 1/t कर देता हूँ। किसके लिए, क्योंकि ये सारा तो m हो गया मेरे लिए और ये 1/t हो गया। c क्या था हमारा, c मेरा क्या हो जाएगा log a हो जाएगा। तो ये मेरा स्लोप है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास स्लोप, ये क्या है हमारे पास इंटरसेप्ट और ये हमारी एक्सिस आ गई। तो इस तरह से इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे। तो इस तरह से था स्टूडेंट्स। अब ये ग्राफ प्लॉट कैसे होगा ये चीज समझने वाली है और यहीं से न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट्स। कई बार ग्राफ देके भी आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना हो सकता है, आ सकता है और आपको आना भी चाहिए। किस तरह से देखो मैं बता देता हूँ, हाई लेवल के ऊपर भी इसके एग्जाम के अंदर मैंने कई बार देखा है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब ये था, तो मैंने क्या किया था log के, और इसकी बेस कितनी, अब ये 10 वाला है, कहीं आप कोई और सोचो, ये log 10 था। आप लोगों को बता देता हूं मैं, जो ln e है यहाँ पर ln e लिख देता हूं, x की बात कर रहा हूं मैं, या log x यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूं, यहाँ पर मैं लिखता हूं e, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर इसको एक और फॉर्म में लिख दे 2.303 log 10 की पावर x, ये चीज है। कहीं आप लोग इनमें दोनों में कंफ्यूज हो जाए। लोग जो हमारा ऐसे है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यानी कि ये इस तरह से ln x लिखा जाएगा या log e पावर x लिखा जाएगा, ये दोनों सेम चीज है और ये भी सेम हो जाएगा यदि हम 2.303 लगा दें। तो ये हमारा log k आ गया स्टूडेंट, बेस 10 थी, ये 1/t आ गया, ये आ गया। तो अब इसका जो स्लोप देखिए बच्चों, ये कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो मैंने बताया था ये डिक्रीजिंग होगा। तो कहीं से भी आपको जो हमारा इंटरसेप्ट ले लें, पहले कौन सा इंटरसेप्ट है, log a, ये मेरा इंटरसेप्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो ये आ जाएगा। तो ये तो इतना तो मेरा क्या था, ये मेरा इंटरसेप्ट आ गया बच्चों, ये वाला चीज, ये क्या है इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप इस तरह से निकाला जाता है, वैसे dy/dx होता है, लेकिन हम तो सीधा ही बता देंगे क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला है, लेकिन इस तरह से निकाले जाते हैं स्लोप dy/dx। तो स्लोप क्या है इस इक्वेशन का, स्लोप है स्टूडेंट -ea/2.303 r। अब जिसकी मैं बात कर रहा था वहां पर क्या होता है स्टूडेंट, कई बार आपको स्लोप की वैल्यू दे दी जाती है 2 3 4 5, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ये कांस्टेंट है। इसकी पॉइंट में कितनी होती है जी, यदि मैं बात करूं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। तो ये वैल्यू दे दी, ये दे दी, स्लोप दे दिया, तो एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो बिल्कुल इजी रहता है स्टूडेंट्स, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा क्या ग्राफ इसके वर्सेज में, और यदि इसीलिए आता है क्योंकि ये नीचे की तरफ इसलिए गया है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसका हम कंपैरिजन मेथड और होता है स्टूडेंट्स, जो हम बोलते हैं क्या अरेनियस मेथड भी बोलते हैं उसको हम, या अरेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। वो क्या चीज है देखिए, और वहां से भी क्वेश्चन आता है हमारा। एक तो ये था इंटरसेप्ट दे सकते हैं, यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको हर एक वैल्यू याद रखनी है, इंटरसेप्ट की भी, जो भी आप लोगों को गिवन है, जो हमने करवाए वो सभी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है रीजनिंग टाइप में स्टूडेंट। कहीं यहाँ फिर बाद में देखो भी क्या हो गया। तो यहाँ से देखिए भी अब मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मेरे पास थी log k। तो मैं एक टाइम के लिए क्या ले लेता हूँ, जो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग कंडीशन देखता हूँ। तो एक तो ले लेता हूँ मैं k, तो क्या हो जाएगा log a
अब ये तो हमारा क्या रहेगा कि जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई ए अपॉन में आर टी। T1 लिख देता हूँ 2.303 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्या हो गया, जो आई आर टी है, टी टेम्परेचर T1 हो जाता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। फर्स्ट आप लोग वही लिखेंगे, और जब हम रेट कांस्टेंट K2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर T2 के ऊपर रेट क्या होगा, अलग हो जाता है। पता ही आप लोगों को, क्योंकि अलग अलग रेट है जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग होगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी हम यहाँ पर अभी स्टडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, RT2 लिख दिया और इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, 3 इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किसके द्वारा, 2 से द्वारा, यानी डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 3 को 2 से। तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, जो सारी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या करते हैं हम, इसको सबट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट, डिवाइड नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करेंगे किसके अंदर से, सबट्रैक्ट जो हमारी 3 है उसमें से 2 में से, यानी लोग K2 इधर वाला लोग K1 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इनमें से एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। माइनस कौन सा होगा, प्लस कौन सा होगा, क्योंकि ये तो माइनस है, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, क्यों, इसके ऊपर तो कोई चेंज आने वाला नहीं है स्टूडेंट। लेकिन जो ये है माइनस है और एक माइनस यहाँ पर होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई ए अपॉन में 2.303 RT1 आ जाएगा। तो ये चीज आप करके देखना स्टूडेंट्स, आसानी से हो जाएगा, इनको माइनस करके देखना, इस वाले फैक्टर इधर, उधर वाले उधर, तो इस तरह से हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आती है, जिसको हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, log K2 बाय में K1। ये कहां से आया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए भी, x माइनस वाई वाला फॉर्मूला एक दिन हमने लिखवाया था, लॉगरिथम टेबल को देखना वहां से, और इसके अंदर लॉग टेबल का यूज होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपको लॉग टेबल लिखनी आनी चाहिए। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ से क्या फॉर्मूला ले सकता हूँ, ई ए बाय में 2.303 R, ये हमारे पास कॉमन आ जाता है, तो प्लस वाला मैं पहले लिख देता हूँ, यानी T1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय में T2। ये इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाती है। या इसको एक फॉर्म के अंदर और लिख सकते हैं, वो कैसे, यहाँ पर T2 आ जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाता है, और ये हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, यही है हमारी अरेनियस इक्वेशन, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी उस टाइम हमने बताया था भाई, जो इसका डेरिवेशन है वो आपका 12th क्लास के अंदर मिलता है। तो यही है स्टूडेंट्स हमारी कौन सी, अरेनियस इक्वेशन। तो ये था हमारा आज का भाई टॉपिक इसके बारे में, और उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं हम, क्या था ये, तो ये आ गया T2 माइनस, जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाता है, ये आपके पास आ जाता है, और यही क्या है हमारी, यही अरेनियस इक्वेशन है स्टूडेंट्स, जिसके ऊपर से न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्या है ये अरेनियस इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, कई एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इसको आप क्या कर लोगे, आसानी से मेमोराइज करेंगे, अरेनियस इक्वेशन बोला जाता है इसको स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों को याद रखनी है स्टूडेंट। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स अरेनियस इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर है, अरेनियस इक्वेशन को याद रखना है, और रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टॉपिक्स का नाम है हमारा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके ऊपर, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर हमारा क्या देखना है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है स्टूडेंट्स। काफी इजी टॉपिक है। तो क्या लिखा है इसके बारे में, इसके बारे में लिखते हैं भाई, इट इज एक्सपेरिमेंटली, क्या, इट इज एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड किया गया है, फाउंड दैट द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्या हो जाता है, इज बिकम 2 or 3 times as we increase the temperature, by 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस के राइज होने के कारण क्या हो जाता है, या केल्विन की बात करूं मैं, 10 डिग्री के राइज होने के साथ साथ जो हमारा रिएक्शन का रेट है बच्चों, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा कितना, वो हो जाता है डबल से ट्रिपल टाइम्स। और इसी की एक क्या आता है बच्चों, एक टर्म आती है हमारी टेम्परेचर कोफिशिएंट।
क्या आती है? टेम्परेचर कोफिशिएंट आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इजी है। क्या? टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम कैसे डिनोट किया जाता है? उसको डिनोट किया जाता है बच्चों किससे? म्यू से। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू, यानी कि जो माइक्रो वाला म्यू है उसी से डिनोट किया जाता है। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या? जब टेम्परेचर मेरा क्या था? 10 डिग्री राइज हो गया बाय में जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन थी, जब क्या था? टेम्परेचर मेरा T था। यानी कि जो 10 डिग्री राइज होने के बाद का टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट, और 10 डिग्री से पहले का जो हमारा रेट कांस्टेंट था उसकी बात कर देता हूं मैं। यानी कि मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ द क्या? when 10 degree rise in the temperature to the rate of the at temperature T। यानी जब टेम्परेचर T था तब की बात कर रहे हैं, और 10 डिग्री का राइज हो गया तब की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। लगभग जो क्या होता है हमारा, जो n की वैल्यू ऑफ n बोल रहे हैं हम, बोले भी, ये क्या हो जाती है? 2 से इसके बीच में रहती है, 3 के बीच में। यानी कि इतना रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है 2 से 3 डिग्री के बीच में, जब हम क्या करते हैं? रिएक्शन को 10 डिग्री का राइज करते हैं। तो किस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट इसको, या जो हम क्या बोले टेम्परेचर कोफिशिएंट को, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, और अलग अलग नोटेशन की जाती है। यदि आप इतना भी कर लेते हो तो भी आप लोगों के लिए काफी है। एक तो ये था हमारे लिए भी, क्या करते हैं हम? टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन किया था हमने, और एक कौन सा था हमारा? एक है हमारा भी, जैसे आप 10 डिग्री का राइज करते हो। अब उसका रीजन क्या है बच्चों? तो मैं बता देता हूं उसका रीजन क्या है। जब हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, तो उसे 3 डिग्री राइज होगी। यदि हम क्या कर देना, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यदि म्यू की वैल्यू मैं क्या कर दूं? इक्वल टू कर दूं 2 के। यदि हम म्यू की वैल्यू में क्या कर देता हूं स्टूडेंट्स? 2 के करीब ले जाता हूं। म्यू क्या था हमारा? मैं अभी बता के हटा था अभी, जो हमारा रेट कांस्टेंट T टेम्परेचर 10 डिग्री पे था, और ये था। यदि इसकी वैल्यू आप क्या कर दोगे? इसकी वैल्यू यदि आपको क्या मिल जाती है? 2 मिल जाती है। तो इसका मतलब आप समझते हो क्या क्या हो जाएगा? इसका मतलब है जो हमारा रिएक्शन है, और रिएक्शन क्या हो जाएगा? 100 डिग्री के राइज होने पर 1024 टाइम्स, इतने टाइम्स हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। या मैं बात करूं 2⁻10, इतने टाइम्स मेरी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन है इंक्रीज हो जाती है। किसके साथ? टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ। आप वैल्यू पुट कर दे सकते हो। और ये वैल्यू कब आएगी? ये वैल्यू जब आएगी जब मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि जब मैं 100 डिग्री टेम्परेचर के अंदर राइज करूंगा ना, तो इसका मतलब मेरी जो रिएक्शन की रेट है वो क्या हो जाती है? 1024 यानी 124 टाइम्स क्या हो जाती है? मेरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। और ये फाउंड किया गया अभी स्टूडेंट, एक बात हो रही है, इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड। ये भी एक्सपेरिमेंटली फाइंड किए गए स्टूडेंट है बच्चों, हम ऐसे ही इन बातों को नहीं बोल रहे। यानी ये क्या गया? इट इज आल्सो फाउंड दैट, इट इज आल्सो फाउंड दैट, क्या फाइंड किया गया? फाउंड दैट जो हमारे नंबर ऑफ कोलिजन है ना बच्चों, एज मैं क्या करता हूं? नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ ए रिएक्शन, यानी मैं लिखूं नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ ए रिएक्शन, ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी भी जो रिएक्शन है हमारा, नंबर ऑफ कोलिजन है ऑफ ए रिएक्शन, वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। कितना? इंक्रीज बाय 2% as we increase temperature, as we increase temperature कितना? बाय 10 डिग्री। यानी जब मैं 10 डिग्री टेम्परेचर के अंदर राइज करूंगा ना स्टूडेंट, 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो हमारे 2% कोलिजन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है भाई, वेयर एज द रिएक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारा रेट है रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा? वेयर एज द रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज 100 और 200%, यानी कि जो रेट का रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज बाय 100% और कितना? यानी कि डबल। 100 का मतलब डबल हो गया, या हम बात करें 200 और 200, और हो सकता है बच्चों कहीं रिएक्शन का तो क्या हो जाए? इससे भी ज्यादा हो जाए। यानी कि 2 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर से क्या हो जाते हैं? सिर्फ 2% कोलिजन हो गए बड़े। इन 2% के कारण ये देखिए अब भी जो क्या हो गया, जो रिएक्शन है हमारी वो डबल से ट्रिपल हो गई।
और मैं बता रहा था भी जैसे आपने 100 डिग्री का कर दिया तो 100 टू 250 और 224 ना 1024 टाइम्स क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन की रेट है वो इंक्रीज हो जा रही थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं बात करता हूँ ग्राफ के द्वारा, क्योंकि ये ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है इसका। और ये 2-3 बातें हैं जो आप इस तरह से यदि थ्योरी के फॉर्म में लिख देते हैं और इस ग्राफ को बढ़ा देते हैं, ये समझने की बात है। यहाँ पर यदि आप इस ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, साथ में आप इसके बारे में कुछ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो क्या कहेंगे हम इसको, नंबर ऑफ कोलिजन, जो ये नंबर ऑफ कोलिजन है स्टूडेंट्स, इसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ कोलिजन कहें हम इसको, या हम क्या कहें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में नंबर ऑफ कोलिजन बोलूं या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और किसके वर्सेज में बच्चों, वर्सेज में हमारा क्या आएगा, एनर्जी की बात करें हम, यानी कि जो मॉलिक्यूल के पास होगी, या टेम्परेचर की बात करें तो ये एनर्जी की बात होगी। तो क्या होता है, जो एक ग्राफ, एक तो ये आता है हमारा इस तरह से, तो एक तो ये ग्राफ आ गया हमारा, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं इसको मैं, ये आ गया हमारे पास। ये कब था, ये जब यहाँ पर टेम्परेचर कितना, T केल्विन था। टेम्परेचर आपने केल्विन के अंदर लेना है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखें, क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर इसी की फॉर्म में लेते हैं। दूसरा हमारा यहीं पे क्या हो जाता है, जो हमारी टेम्परेचर के 10 डिग्री का राइज कर देते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो पहले का एरिया था, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्या, ये जो है हमारा T प्लस में 10 केल्विन के इंक्रीज के साथ है, और ये T केल्विन के साथ है। तो यहाँ पर एरिया देखिए, पहले का एरिया कितना था, पहले जो मॉलिक्यूल थे, और उस दिन भी मैंने बताया था भाई, जो ये फ्रैक्शन हो, यही मॉलिक्यूल है जो क्या हो रहे हैं, जो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, वो यही मॉलिक्यूल है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे के सारे नहीं होते, जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने जा रहे हैं वो ये, और ये इनकी एनर्जी होती है। इसको हम ई नोट से लिख देता हूं मैं, ये मिनिमम एनर्जी है भाई, जो केस के लिए होती है, रिएक्शन के होने के लिए होती है, इसको ई नोट से नोट कर दिया, यानी कि मिनिमम एनर्जी है, ये एनर्जी होनी चाहिए इन मॉलिक्यूल के पास, तभी जाके वो क्या कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ देखे थे आपने भी इतने हैं, लेकिन इतने में से क्या जा रहे हैं, सिर्फ इतने से मॉलिक्यूल ही रिएक्शन के अंदर आगे जा रहे हैं। तो अब हमने 10 डिग्री का राइज कर दिया, तो आपने ग्राफ देखा भाई, ये ग्राफ क्या आ गया, ये बड़ा सारा का सारा जो ग्राफ है ये आ गया। इसका मतलब क्या हो जाता है, लगभग 2 से 3 टाइम्स हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे भी ले सकते थे आप, इस तरह से नीचे लेके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अभी 2 से 3 टाइम्स आपको दिखाई दे जाता है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा जो ग्राफ है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, किसके, 10 डिग्री राइज होने के साथ साथ। तो ये चीज हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। तो ये है आपका भी, इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो जाती है उनके पास, मॉलिक्यूल के पास इतना कोलाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, उनका एरिया बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है बच्चों, कितना बढ़ गया, 2 से 3 टाइम्स बढ़ गया। तो ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन भी रिप्रेजेंट की हुई है उन्होंने, जो टेम्परेचर की थी, के हमारा किसके बराबर था, ए और ई की पावर ई अपॉन आर टी। तो ये आप लोगों को पता ही है, पहले ही पता है इसके बारे में। तो यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंटी लोग निकाल के जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उनकी बात कर सकते हैं हम, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो जिनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी की, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज है। अब ये एक नई टर्म आई है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको या इस टर्म को बोल लो, तो क्या है ये, तो इसको हम लिखते हैं अभी क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज। वैसे तो हमारा काम यहीं तक खत्म हो चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितने जा रहे हैं आगे रिएक्टिंग स्पीसीज के अंदर, उसकी बात करें। रिएक्टिंग स्पीसीज हैविंग एनर्जी किसके बराबर है, इक्वल टू और ग्रेटर, या तो उसके इक्वल है या ग्रेटर है, किससे, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी।
देन ये का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से जितनी ज्यादा है इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, ये हमने कहां से फाइंड किया, आर्रहीनियस इक्वेशन से ही फाइंड किया, जो ये मॉलिक्यूल आगे की तरफ जा रहे थे और इतनी एनर्जी इनके पास होनी चाहिए थी ताकि इससे ये आगे बढ़ सके। और ये कौन सी एनर्जी थी स्टूडेंट्स, ये ई नॉट नहीं आएगा, ये ई आएगा और यही एक्टिवेशन एनर्जी है। और जैसे इनकी एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी से ज्यादा हो जाती है वो क्या हो जाते हैं, वो अपना आगे प्रोसीड होकर चले जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और आर्रहीनियस इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर देखें और फिर अपना कोई भी बुक है जो आपके पास है उस बुक से इसको रीड करें तो आपका ये कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके करें वीडियो को लाइक करें बच्चों, वीडियो के ऊपर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं स्टूडेंट, क्योंकि आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय।